Welcome back everyone. I hope you all are doing fine. So ये यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर होने वाला है. We will cover the rest topics जो भी बचे हैं, ठीक है. आई होप आपको अभी तक सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे जो भी हमने MIS में पढ़े एंड क्लैरिटी से आपको सब कुछ समझ आया होगा. आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड वेलकम बैक एवरीवन वंस मोर. सो हम किस टॉपिक पे थे? The topic we were studying in the last class was managerial challenges in IT. तो हमने इसका पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया था which was data privacy and compliance, right? Compliance and data privacy, we have discussed it already. So the next point we will discuss today is cyber security risk. अब ये वर्ड मैंने आपको इतनी बार बता दिया है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, राइट? इतनी बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको अब आइडिया तो हो ही गया होगा साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं. अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है बट हैकर्स भी तो एडवांस हो रहे हैं ना, क्योंकि द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट दे आर यूजिंग दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो हैकर्स भी क्या हो रहे हैं, उनके स्किल्स क्या हो रहे हैं, इनहांस हो रहे हैं. तो वो हैकिंग में और बेटर हो गए, बट हमें उनसे बेटर बनना है. सो देयर आर वेरियस रिस्क like we will discuss it right now. Some of the cyber threats such as malware, ransomware and data breaches, managers must prioritize what? Cyber security initiatives. अब आपको पता ही है जैसे डेटा ब्रीचिंग बढ़ रही है. What is data breach? डेटा ब्रीचेस चुराना, किसको? डेटा को, उसको हम डेटा ब्रीचिंग बोलेंगे. रैंसमवेयर हो गया. अब ये सारी चीजें बढ़ रही हैं तो मैनेजर्स को क्या करना पड़ेगा? मैनेजर्स का क्या रोल है? दे नीड टू इंश्योर सिक्योरिटी. और वो ये कैसे इंश्योर करेंगे? कोई ना कोई मेजर्स को फॉलो करके, राइट? तो उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को जो वो लेंगे ताकि वो सिक्योर कर पाए अपने डेटा को, इवन अपने क्लाइंट्स को. आई होप आपको साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्लियर है, ठीक है. अब ये चीज वो कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं. डेवलपिंग रोबस्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज, implementing advanced security technologies and what else, and providing ongoing employee training are essential to mitigate cyber security risk. ठीक है. What the managers need to do? मैनेजर्स क्या करना चाह रहे हैं? वो ट्रेन करना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को ताकि उन्हें पता लग सके कि डेटा ब्रीचिंग कैसे हो सकती है, राइट? अगर उन्हें ऑलरेडी पता होगा तो वो अपने डेटा को बचा पाएंगे, अब प्राइवेसी इन्वेशन को अवॉइड कर पाएंगे, राइट? ठीक है. और मैनेजर्स क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट न्यू एंड एडवांस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज. अब आई एम नॉट अ पर्सन हु इज फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड, बट जितना मुझे पता है कि यूजुअली इन साइबर सिक्योरिटी देयर इज एन इंस्क्रिप्शन की एंड डिक्रिप्शन की. इसमें क्या होता है कि ना जो हमारा टेक्स्ट है या जो हमारा डेटा है वो ना एक साइफर टेक्स्ट में चेंज हो जाता है. साइफर टेक्स्ट, ठीक है. अब ये साइफर टेक्स्ट को ना कोई भी हैकर नहीं समझ पाएगा. उसे इसे समझने के लिए एक की डालनी पड़ेगी. अब वो की क्या होगी? वो होगी डिक्रिप्शन की, ताकि वो इस डेटा को वापस नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके और रीड कर सके. तो इंक्रिप्शन की क्या करती है? कन्वर्ट करती है नॉर्मल डेटा को साइफर टेक्स्ट में. और डिक्रिप्शन की क्या करती है? वो साइफर टेक्स्ट को
नॉर्मल टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट कर देती है ताकि हमें वो डेटा समझ आ पाए. सो दीज आर द फीचर्स और द फंक्शन ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की, राइट. थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ताकि आप लर्न कर पाए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेगेसी सिस्टम मैनेजमेंट. लेगेसी सिस्टम मैनेजमेंट. लेगेसी सिस्टम मैनेजमेंट से हम क्या कहना चाह रहे हैं वो अभी आगे हम देखेंगे. ओके, चलो. So many organizations grapple with managing outdated legacy systems that are costly to maintain, lack interoperability, and hinder agility. Managers must develop strategies to modernize or replace legacy systems, migrate data seamlessly, and minimize disruption to business operations while maximizing the benefits of newer technology. अब क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा लेमैन, अब देखो नोट्स से तो आप अच्छी लैंग्वेज में पढ़ लोगे, बट स्टिल आई नीड टू एक्सप्लेन यू व्हाट दिस टर्म्स मीन. अब लेगेसी वर्ड से मतलब क्या है हमारा? लेगेसी ऐसी चीज जो बहुत टाइम से चली आ रही है, एजेस से, है ना. आप अपनी पेरेंट्स की लेगेसी कैरी कर रहे हैं, अपने ग्रैंडफादर की. उनसे पहले क्या थे? ग्रेट ग्रैंडफादर. उनसे पहले कौन होंगे? ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, आपके फादर, और ये आप फादर सन, जो भी आपका नाम है, सपोज रमेश. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? लेगेसी कैरी हो रही है. लेगेसी किस चीज में आप कैरी करोगे? सपोज आपका बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस है, आप ज्वेलर्स हो, तो व्हाट यू आर कैरिंग इट? यू आर कैरिंग इट विद योरसेल्फ. सो आप क्या कर रहे हो? उनकी लेगेसी को कैरी आउट कर रहे हो. आप भी अपने गोल्ड का बिजनेस रन कर रहे हो, मतलब डूइंग समथिंग सेम विच was done by your grandfathers or great grandfathers or your ancestors, right? So this is what legacy is called. आपने बहुत बार सुना होगा carrying out the legacy. अब यहाँ पे legacy system का मतलब क्या है? क्या मतलब है? मतलब जो पहले ancient systems होते थे, अब क्या हो रहे हैं? वो old हो रहे हैं. They are getting old. And due to which वो क्या क्या लैक कर रहा है? वो agility नहीं है उसके अंदर. They are lacking agility and efficiency, accuracy, interoperability. वो ये सारे फीचर्स को लैक कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली हमें इस चीज को प्रिवेंट करना है, हमें इस चीज को हटाना है. तो हम क्या करेंगे? इन एंशिएंट सिस्टम को न्यू में चेंज कर देंगे. वी विल चेंज देम इनटू न्यू सिस्टम्स. सो दिस इज व्हाट लेगेसी सिस्टम मैनेजमेंट इज. ठीक है, अब इन सिस्टम्स को न्यू में कौन चेंज करेगा? मैनेजर्स करेंगे, मैनेजिंग टीम करेगी, ताकि वो डेटा को ओल्ड मशीन से न्यू में ट्रांसफर कर पाए. ठीक है, आई होप आपको लेगेसी सिस्टम मैनेजमेंट क्लियर होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. आई होप आपको पहले के पॉइंट्स क्लियर हैं. अभी हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? साइबर सिक्योरिटी पढ़ा. ठीक है, फिर हमने ये भी साइबर सिक्योरिटी है, एंड देन लेगेसी सिस्टम मैनेजमेंट. नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस होना चाहिए. चलो ये देख लेते हैं. टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन. अब इस पॉइंट से आपका क्या मतलब है? जो हमने नोट्स में लिखा है उससे एक बार आपको समझा देते हैं व्हाट इट मीन्स. टैलेंट एक्विजिशन और रिटेंशन से पढ़ के समझ आ रहा है शायद न्यू टैलेंट को या यूथ को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली होगी. द रिक्रूटर्स विल बी रिक्रूटिंग न्यू टैलेंट. देखते हैं. रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड IT प्रोफेशनल is a persistent challenge for organization in a competitive labor market. अब इस लाइन से हमें समझ ही आ रहा है कि recruiting new talent and the people who have good skills ये एक क्या चले जा रही है? एक प्रथा चले जा रही है, एक persistent challenge भी है
किन के लिए? रिक्रूटर्स के लिए, सो डैट मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अच्छे लोगों को निकाल के अपनी कंपनी में लेके आना, बट इट इज गोइंग ऑन सिंस एजेस, ठीक है। Managers must develop talent acquisition strategies, offer competitive compensation and benefits packages, provide opportunities for our professional development, and create a supportive work environment to attract and retain top talent. तो क्या हो रहा है? सबसे पहली बात, मैनेजर्स के लिए चैलेंज क्या है? टॉप टैलेंट और स्किल्ड पीपल को हायर करना, एंड स्किल्ड पीपल और staff to be hired. It is a challenge for what? Managers. But in order to maintain a good tier, of people, of skilled IT workers, managers को क्या करना पड़ता है? They need to ensure what? कि वो उन्हें अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए। अब क्या होता है, सब लोग माइक्रोसॉफ्ट क्यों जाना चाहते हैं, गूगल क्यों जाना चाहता है? माइक्रोसॉफ्ट और गूगल बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड करता है, अपने एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड करता है, राइट? मतलब द फूड एट माइक्रोसॉफ्ट इज सो ऑसम, अदर एक्टिविटीज यू कैन डू, देयर इज अ लाइक रेस्टिंग रूम, टेबल टेनिस रूम, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द माइक्रोसॉफ्ट कैंपस, लाइक सब कुछ है वहाँ पे, तो लोग क्यों नहीं जाना चाहेंगे? टॉप टैलेंट वहाँ क्यों नहीं जाना चाहेगा? तो अगर वो चाहते हैं कि एक गुड टायर ऑफ स्किल्ड IT वर्कर्स वहाँ पर रहे, रिटेंशन मतलब वो बने रहे वहाँ पे उनके साथ, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? दे नीड टू प्रोवाइड डेवलप्ड एंड गुड एनवायरमेंट, ठीक है। क्या देना पड़ेगा उन्हें? एक अच्छा एनवायरमेंट जिसमें वो लोग अच्छे से काम कर सके, खुश रह सके, राइट? उन्हें एक अच्छा एनवायरमेंट देना पड़ेगा, प्रोवाइड अ डेवलप्ड एनवायरमेंट, other opportunities, and also a good work life balance. आजकल हर कोई एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहता है कि वो अपनी वर्क लाइफ को अलग कर सके, पर्सनल लाइफ को अलग कर सके, दोनों को साथ में एंजॉय कर सके। तो ऐसी कंपनीज जो एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, पीपल वांट टू गो देयर, पीपल वांट टू वर्क देयर। तो इसलिए टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन is also challenge for IT. Next, it is also very important, ये वाला पॉइंट जो हम देखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड बजट मैनेजमेंट। अब रिसोर्स कंस्ट्रेंट और बजट मैनेजमेंट से आपको पढ़ के समझ आ रहा है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट मतलब सारे रिसोर्सेस एक साथ नहीं यूज होने चाहिए, मतलब एक हायरार्किकल ऑर्डर होना चाहिए कि किस तरह से कहाँ पे रिसोर्सेज यूज होने चाहिए। एक बजट का मैनेज होना बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजट मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका सारा बजट एक ही जगह पे चला गया, राइट? आपके पास सारे पैसे एक ही जगह पे नहीं जाने चाहिए, ठीक है। सारे लाइक आपको पता है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हो, आपको फ्रंट एंड के लोग चाहिए, डिजाइनर्स चाहिए, बैक एंड के लोग चाहिए। अगर सारे लोग ही फ्रंट एंड करने लग जाएंगे तो बैक एंड और UI कौन करेगा ना, राइट? इस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज करना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज ना हमेशा याद रखो लाइफ में, those who fail to plan, they plan to fail। तो भाई प्लानिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, आपको प्लानिंग करनी है हर चीज के लिए, एक स्ट्रक्चर, एक प्लान, कैसे कैसे आपको अपनी लाइफ आगे लेके जानी है वो आपके पास होना चाहिए पॉइंट्स में, कि मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे
नीचे नहीं जाना भाई, ऊपर ही बढ़ते रहना, ऊपर जाना है। और कैसे, एक तरफ से तो आप ऊपर बढ़ नहीं जाओगे ना, ग्रोथ कैसे होती है, धीरे धीरे सीढ़ियों की तरह ऐसे ऐसे आप ऊपर जाते हो ना, राइट। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हमेशा प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखो। एंड इवन आईटी में भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी, आईटी सेक्टर में भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रिसोर्सेज को मैनेज करना एंड इवन बजट को भी मैनेज करना। सो देखते हैं एक अच्छी लैंग्वेज में व्हाट यू नीड टू राइट इन योर एग्जाम। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड बजट कंस्ट्रेंट offer challenge IT managers in delivering projects on time and within budget. They must prioritize ID initiatives, optimize resource allocation, and justify investments to senior leadership to secure adequate funding for critical projects while delivering value to the organization. अब देखो, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और बजट कंस्ट्रेंट भी होंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा ये आईटी मैनेजर्स के लिए। किसमें क्या चैलेंज आ रहा है उन्हें, ये वाला चैलेंज आ रहा है रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड बजट मैनेजमेंट का। तो इसमें उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी, वो अपने प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर पाएंगे और विद इन बजट नहीं कर पाएंगे अगर वो इस चीज को अच्छे से प्लान नहीं करेंगे। सो ये उनको किस चीज में प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम देता है डिलीवरिंग projects on time and under a budget। ठीक है, इस चीज में वो उसे प्रॉब्लम देता है या मैनेजर्स को प्रॉब्लम देता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें दे मस्ट प्रायोरिटाइज व्हाट, आईटी इनिशिएटिव्स, ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन। ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन से आपका मतलब क्या हो सकता है, एलोकेशन का मतलब है रिसोर्सेज को एलोकेट करना, एलोकेशन रिसोर्सेज को क्या करना, एलोकेट करना। ऑप्टिमाइज मतलब अच्छे तरीके से, करेक्ट वे से, एफिशिएंट वे से या एक्यूरेट वे से। ठीक है, एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। देखो ऑप्टिमाइज एक ऐसा वर्ड है जो आप टेक एनवायरनमेंट में यूज करते ही रहेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर द ऑप्टिमाइज वर्ड। डेटा स्ट्रक्चर्स में भी आप पढ़ोगे ऑप्टिमाइज वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में पढ़ोगे, AIML में पढ़ोगे, तो इस वर्ड को याद रखो। तो ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें इस चीज को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर वो इस चीज को प्रायोरिटी देंगे तो वो ये चैलेंज इतना ज्यादा फेस नहीं करेंगे। और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें जस्टिफाई करना चाहिए। दे नीड टू जस्टिफाइड व्हाट, इन्वेस्टमेंट्स टू सीनियर लीडरशिप्स to secure adequate फंडिंग। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने इस तरह से उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है अपने सीनियर्स को कि वो लोग समझ पाए कि हमें कितनी फंडिंग चाहिए और क्यों चाहिए, व्हाट आर द रीजन। they need to give strong reasons to their seniors or the people who are at a higher hierarchy order। तो उन्हें इस चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और इन दोनों पॉइंट्स को जब वो प्रायोरिटी देंगे तो वो ये चैलेंज इतना ज्यादा फेस नहीं करेंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स में क्लैरिटी आ गई होगी, व्हाट आई नीड टू से, एंड इट वुड बी क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। एंड इस वाली चीज को हमेशा याद रखो। कौन सी चीज को, those who fail to plan they plan to fail। तो प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लान करने के बाद आपको उसे एग्जीक्यूट भी करना है। ये नहीं कि रोड मैप बना लो किसी चीज का पर उसको फॉलो मत करो, यू नीड टू फॉलो इट टू। चलो गाइज आगे चलते हैं। आई होप आपको सारे चैलेंजेस के लिए क्लैरिटी हो गई होगी, व्हाट वर द डिफरेंट चैलेंजेस वी हैव रेड अबाउट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है
success and failure in information technology, that is IT. So this is the last topic of unit 2. ठीक है, आई होप आप इस पे ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे. सक्सेस एंड फेलियर से हमें समझ ही आ रहा है कि क्या क्या डिफरेंट सक्सेस होंगे. एक नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम एक नहीं बोल सकते. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक पूरा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत कुछ आ सकता है या आता है. तो इसके बहुत सारे सक्सेस होंगे, फेलियर्स होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर. तो अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं. सो सक्सेस एंड फेलियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स किस चीज से इन्फ्लुएंस होंगे? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्योंकि डिफरेंट पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. इवन इफ आप इंडिया की बात कर लो, कितनी सारी स्टेट्स हैं, लोग अलग अलग सिटीज में काम करने जाते हैं. वैसे मेन सिटीज कौन कौन सी हैं जहाँ पे लोग जाते हैं? द IT hubs, the sectors, Bangalore. Everybody is aiming for a job in Bangalore, right? Mumbai, Pune, Gurgaon, नोएडा, राइट? ये सारी सिटीज हो गई जहाँ लोग काम करने जाते हैं. ठीक है. एंड व्हाट एल्स? आई होप मैंने कोई मिस आउट नहीं करी है. क्या? हैदराबाद. हैदराबाद इज द अदर वन वेयर पीपल ऑफन गो टू वर्क. सो नाउ अब मैंने आपसे ये बात तो कर ली कि कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो सक्सेस और फेलियर्स को, किसके सक्सेस और फेलियर्स? आईटी के सक्सेस और फेलियर्स को बहुत ज्यादा क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं. ठीक है. तो चलो थोड़ा सा हम कॉमन फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं या कॉमन रीजंस पे बात कर लेते हैं. फेलियर्स के बारे में बात करते हैं. कॉमन रीजंस बिहाइंड फेलियर्स इन आईटी. ओके. सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. इससे पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियर, द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट शुड बी क्लियर. ठीक है. सो क्लियरली डिफाइंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर क्रूशियल, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गाइडिंग द प्रोजेक्ट्स स्कोप, द डिलीवरेबल्स, द सक्सेस क्राइटेरिया. तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइंड है, क्लियरली क्या है? डिफाइंड है एंड कॉन्साइज है, एक्यूरेट है, एफिशिएंट है, तभी क्या होगा? आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो क्या होगा? सक्सेस होगा, उसका स्कोप होगा आगे, और जो भी आप डिलीवर कर रहे हो, वो कोई प्रोडक्ट है या सर्विस, वो कैसे बेटर होगी? इसी वजह से बेटर होगी अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगे. और स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट में भी क्या होगा? Not involvement, but the involvement of stakeholders and the consensus of requirements help ensure alignment and business goals. ठीक है. अगर आपका stakeholder, the people who are known as stakeholders, who have some, a part in your company, they have some stocks of your company, उनके पास भी राइट होता है. सपोज 1% स्टॉक्स है किसी के पास आपकी कंपनी के अंदर, तो उसके पास 1% राइट है उन स्टॉक्स के बारे में बात करने का. अगर आपकी कंपनी सक्सेस में नहीं चल रही है तो उसको राइट है पूछने का कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द प्रॉब्लम. ठीक है. तो अगर स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट रहती है तो ये चीज भी इंश्योर करती है कि रिक्वायरमेंट्स अच्छे से, रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड क्लियरली. क्योंकि जब ज्यादा लोग प्रेशर बनाएंगे तो सब लोग अच्छे से काम करेंगे, क्लियरली हर चीज को किया जाएगा, कंसाइजमेंट होगी एक, राइट? तो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स भी एक फेलियर है. अगर वो नहीं होंगे, अगर क्लियरली चीजें नहीं डिफाइन की जाएंगी तो इट वुड बी अ बिग फेलियर इन आईटी सेक्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज
स्किल टीम एंड रिसोर्सेज। अब इसमें भी यही है, अगर आपकी टीम और द पीपल और द एम्प्लॉयज आर नॉट skilled enough, they don't have the required skills for the work or the task, then क्या होगा? एट द एंड आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट फेल्स। अगर सपोज आपको डिजाइन करना है, ठीक है, डिजाइन करोगे अपनी वेबसाइट, तो ऐसा एक पर्सन चाहिए जैसे UI UX आता। UI UX में क्या होता है? उसको फिग्मा आता। फिग्मा इज अ टूल टू व्हाट? टू डिजाइन द वेबसाइट लेआउट और द UI और द यूजर इंटरफेस यू कैन से। तो अगर उसे फिग्मा ही नहीं आता है, उसको आइडिया ही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, या अगर आपने उसे बोला था कि वी विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड आपने उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की है, यू डोंट हैव द द करेक्ट पीपल टू डू द पर्टिकुलर टास्क, तो क्या होगा? एट द एंड आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। एंड इवन द रिसोर्सेज आर नॉट इवन एडिक्वेट। अगर आपके रिसोर्सेज इनफ नहीं है, रिसोर्सेज आर not enough and not efficient, and even if the resources are not allocated properly, अगर ऐसा हो गया कि रिसोर्स एलोकेशन गलत तरीके से हो गई है, कि सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पे चले गए, सारी मैन पावर एक ही जगह पे चली गई, तब भी क्या होगा? प्रोजेक्ट फेल्स। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर है, आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आता है तो प्लीज वीडियो को जस्ट बैक जाइए वीडियो में। ऐसे होता है ना, आपके आइकन आते होंगे, ऑब्वियसली जस्ट क्लिक दिस आइकन एंड गो बैक। ऑब्वियसली यू आर नॉट किड्स, दैट आई नीड टू टेल यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली स्किल टीम एंड रिसोर्सेज की। फिर रिस्क मैनेजमेंट। अब हम इतने टाइम से रिस्क के बारे में बात कर ही रहे हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है IT में? रिस्क देख लें, डेटा ब्रीच, राइट? गलती से अगर आपका सर्वर फेल कर गया, सर्वर फेलियर। अदर थिंग्स, व्हाट आर द अदर थिंग्स? एक्सेस रिस्क। एक्सेस रिस्क क्या होता है? अब पता है क्या होता है कि ना, अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, ऑब्वियसली अभी आप सब लोग कॉलेज में हो, तो आपका एक पोर्टल होगा, ठीक है। पोर्टल में क्या होता है, अगर आपका एक टीचर है, उसको आपके मार्क्स डालने हैं, मार्क्स एंटर कर रहा है वो, अगर ऐसा हो जाए कि स्टूडेंट्स को भी एक्सेस दे दे, इस वाले पोर्टल का, सेम पोर्टल का, तो वो अपने मार्क्स क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स तो खुशी होंगे कि चलो मार्क्स बढ़ा दिए, बट इट इज एथिकली रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से हर पोर्टल का एक्सेस एक ऑथेंटिकेटेड यूजर के पास होता है, और वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में होता है, कि इस हायरार्की पे, फर्स्ट हायरार्की पे सिर्फ थोड़े लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो ठीक है, एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉपर एक्सेस मिलना इंपॉर्टेंट भी है और डेंजरस भी, अगर वो एक्सेस गलत हाथों में आ जाए तो एक्सेस रिस्क भी हो गया। अगर रिस्क अच्छे से मैनेज नहीं हो रहे हैं, वी आर लाइक नॉट एबल टू डू द रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली, तो वो किस चीज में लीड करेगा? प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा आपका, जो भी आप प्रोडक्ट डिलीवर करना चाह रहे हैं वो भी फेल हो जाएगा, इट वुड बी नॉट एफिशिएंट। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई है। तो दिस वाज द अदर चैलेंज और द अदर फेलियर इन IT, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, आपको ये सब समझ आ रहा होगा। Other thing that I need to talk about is that अभी हमने स्किल्ड टीम और रिसोर्सेज की बात कर ली है, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर ली है हमने, ठीक है। एक इसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज अडेप्टेबिलिटी एंड व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से आपको क्या समझ आ रहा है? कि अडेप्ट करना चीजों को जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं उन्हें अडेप्ट करना,
और अगर आप चेंजेस को अडेप्ट कर पा रहे हो तो आप क्या हो, आप फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, इन दोनों वर्ड से आपको समझ तो आ गया होगा। अब देखते हैं एजाइल methodologies and iterative development approaches enable IT projects to adapt to changing requirements and priority। अब क्या सीन है, देखो एजाइल एंड आइटरेटिव अप्रोच, ये दोनों क्या है, ये दोनों ना सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, मे बी आपने पढ़ा हो, ये उसमें आते हैं। अब अजाइल एक ऐसा मॉडल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जिसमें ना आप बाद में भी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकते हो। अब ना ऐसे एक और मॉडल होता है दैट इज कॉल्ड द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल, अब इसमें क्या होता है, ये ना ऐसे होता है, ये मॉडल ऐसे ऐसे, जैसे वाटरफॉल होता है ना, वाटरफॉल इज लाइक दिस राइट, ऐसे ही तो पानी नीचे जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल मॉडल। और ये बहुत ज्यादा एंशियंट है, इसलिए इतना ज्यादा अडेप्टेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो अगर आपने एक बार रिक्वायरमेंट्स को लाइक डिफाइन कर दिया ना, तो आप रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, बट रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज इन अजाइल मॉडल। तो अजाइल टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप पढ़ोगे इट वुड बी गुड फॉर यू। तो ठीक है, अजाइल मेथोडोलॉजीज ऐसी हैं जो क्या करती है, रिक्वायरमेंट्स को अडाप्ट करती हैं, आर इवन फ्लेक्सिबल, और दे आर एम्ब्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्रीमेंटल डिलीवरी। अब क्या है कि ना ये किसी राइट टाइम पे डिलीवरी भी देती हैं, ऐसा नहीं है कि दे विल बी लेट, क्या हम सारी डिलीवरी थोड़ा सा डिले हो गया इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं, they will provide right time deliveries। ठीक है, बट अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं, द मॉडल विच इज फॉलोड इज स्टिल द वाटरफॉल मॉडल, तो ये भी एक फेलियर है। अगर ये चीज भी नहीं हो पाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फेलियर हो जाएगा आईटी सेक्टर के लिए। ठीक है, आई होप आपको सारे रीजंस समझ आ गए होंगे कि क्या क्या हमारे रीजंस थे। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर एवरीवन। ठीक है, 1 second guys, 1 second। चलो अब नेक्स्ट हम सक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं, या नेक्स्ट स्लाइड से चलेंगे। ठीक है, सक्सेस ऑफ आईटी। अब देखो हमने फेलियर्स के बारे में बात कर ही ली है, अब सक्सेस को समझना ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। कैसे इजी होगा, देखो पहले वाले देख लेते हैं। अब देखो अगर हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स होंगी, इफ द रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर, पहले हमने बात करी थी अगर क्लियर नहीं होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बट अगर क्लियर होंगे तो फिर तो ये सक्सेस है ना। क्लियर एंड कंसाइज रिक्वायरमेंट्स आर सक्सेस राइट, तो दिस इज अ बिग सक्सेस फॉर आईटी सेक्टर। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं और कंसाइज हैं तो इट वुड बी अ सक्सेस। ठीक है, और अगर अडेप्टेबिलिटी अभी हमने अभी पढ़ा है, अडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इफ इट इज देयर देन इट इज अ सक्सेस राइट, तब भी वो एक सक्सेस है। ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर है विद व्हाट, कम्युनिकेशन इज क्लियर विद स्टेक होल्डर्स। अब अगर आप अपने स्टेक होल्डर्स को क्लियरली अपनी बातें अंडरस्टैंड करवा पा रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग योर एवरी पॉइंट, दे आर क्लियर विद योर थॉट्स, यू आर एबल टू स्पीक आउट अबाउट योर थॉट्स, then it is a big success for you or for we can say the IT technology, the IT sector। ठीक है, तब भी आपके लिए क्या है, ये एक सक्सेस है। अदर थिंग इज अगर आपके पास स्किल टीम है, इफ यू हैव अ स्किल टीम देन इट इज अ सक्सेस। आप रिसोर्सेज को मैनेजमेंट कर पा रहे हो। ओके, द स्लाइड एंडेड, 1 second गाइस। यस, अगर आप रिसोर्सेज को मैनेज कर पा रहे हो,
resources are being, oh god, what is happening, are being managed properly, then also it is a success. और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि हमें सक्सेस मिल पाए आईटी सेक्टर में. आई एम सो सॉरी, स्लिप ऑफ टंग टुडे. चलो कोई नहीं, थोड़ा तो कॉपरेट कर ही लोगे आज आप. आई एम नॉट वेल ऑल्सो, इसलिए थोड़ा मैं ऐसे हूँ. ओके गाइज, तो ये सारे हमारे सक्सेस हैं. ठीक है, किसके अंदर? आईटी सेक्टर के अंदर. अदर थिंग इज, इफ यू आर गुड एट रिस्क मैनेजमेंट, इफ यू आर एबल टू प्रिवेंट व्हाट, डेटा ब्रीचिंग, एंड आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है, आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर पा रहे हैं, यू हैव गुड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू and for your project, for your organization and for the IT sector. I hope आपको सक्सेस और फेलियर्स अच्छे से क्लियर होंगे, आपको समझ आया होगा what I meant to say. Thank you everyone for being in this lecture. I hope आपको ये सारी चीज़ें क्लियर थी एंड अच्छे से पढ़ें. हैव अ गुड डे. वील कम बैक विद द यूनिट 3 ऑफ MIS. अभी आपकी यूनिट 2 खत्म हुई है. आई होप आप अच्छे से इसे रिवाइज करेंगे विद योर नोट्स एंड MCQ. हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ. थैंक यू वेरी मच.